Hi everyone, I am Jatin Singla and I welcome you all on the Your PDF प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं योर पीडिया के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि यूपीपीएससी का जो एक एग्ज़ाम है जिसके अंदर कुछ नई शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली है। एक नया तरीके से नए पैटर्न से सिलेबस आपके सामने रखा गया है। 22 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और उसमें से जो मेरा डोमेन है, मैं आपको वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स कंजर्वेशन, पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद आई विल कवर अबाउट सम सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइट। सो अभी का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स कंजर्वेशन। ये देख सकते हैं, मैं एक स्लाइड्स आपके सामने लेकर आया हूँ। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि यूरोपीडिया का ये जो मॉड्यूल है, जिसमें कि आपको जो ये चीज़ जो हमने बोली है कि आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सारा कुछ जो है कंटेंट की फॉर्म में सब मिल जाएगा। हम यहाँ पर डिक्टेट करते जाएंगे, आपको पीडीएफ ग्रुप के अंदर आपसे जो भी पीडीएफ है हम ग्रुप के अंदर शेयर करते जाएंगे। आपका काम क्या है फ्रेंड्स? आपका काम है बस पढ़ना। अगर हम इस टॉपिक को सपोज दैट कि 10 to 15 आवर्स में खत्म कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये पीडीएफ दे देकर आपको 10 से 15 घंटे के अंदर अगर मैं टॉपिक खत्म करवा रहा हूँ, इट मीन्स कि अगर मैं इसको लिखवाने बैठूंगा तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इट मे बी अबाउट 20 आवर्स और 25 आवर्स, इसके अराउंड ये टाइम चला जाएगा। और जो कि गिवन टाइम के अंदर जितना अपने पास टाइम है, हमें उतने टाइम में सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस सिर्फ कवर करना ही नहीं है, जितना भी हमने पढ़ा है उस सब को अपने माइंड में रिटेन करके रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। सर सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, बट मेन पॉइंट इज दिस कि रिटेंशन, माइंड में कितनी चीज़ रिटेन रहती है, उस चीज़ का कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, उसका एक ही पॉइंट रहता है, एक ही उसका आप ये बोल सकते हैं कि सोर्स है या कि जिससे आप माइंड में रिटेन कर सकते हैं, वो है रिवीजन। अगेन एंड अगेन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको 2 की टेबल्स आती है, आपको 5 की टेबल, 17 की टेबल, 20 की टेबल, 22 की टेबल, क्योंकि आपने रिवीजन किया है बार बार। इससे तभी तो आप इजीली आप उस टेबल्स को बता पा रहे हैं। तो बेसिकली आपको रिवीजन ही करनी है। तो बार बार अगर आप रिवीजन अगेन एंड अगेन बैठे उठे जो भी आप कर रहे हैं काम, सामने आपकी रिवीजन होनी चाहिए फ्रेंड्स। कोई टाइम टेबल कुछ नहीं होता है कि हम ये टाइम टेबल बना ले, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ ले, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बस अपना सामने एक सोर्स, अपना सामने एक एग्जाम है, एक गोल है, उस गोल तक पहुंचना है। और उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। मेरा काम बस पढ़ना है। जो भी टाइम मिल रहा है, मैं बस अपना नोट्स खोल के कंटेंट जो मेरे को मिला हुआ है, पीडीएफ जो मेरे को मिली हुई है, जस्ट आई एम रीडिंग ऑल दोज टॉपिक्स, ऑल दोज पॉइंट्स आई एम रीडिंग अगेन एंड अगेन। आपको पढ़ते रहना है और आपके सारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे, उस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे। ये बात की श्योरिटी रहेगी कि जितने भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, तो मोस्टली 80% के अराउंड या 80 to 85% के अराउंड आपके क्वेश्चंस जो हैं आप फैमिलियर होंगे। क्योंकि हम 100% नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई भी 100% बोल ही नहीं सकता है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव बीन फ्रेम। तो किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना है कि क्योंकि आपको गिवन टाइम जो है, मोस्टली जो बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, बट इस एग्जाम में जो है 22 सब्जेक्ट्स हैं और 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, उससे भी कम टाइम आपके पास है। इसका मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वो पूछेगा आपसे और डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर आपको देना होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें बस टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है। ज़्यादा डिटेल में अगर चले गए तो वो नॉलेज आएगी, नो डाउट नॉलेज हमें मिलेगी, बट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो गिवन टाइम में गिवन सिलेबस को कवर करना है। तो बच्चे, बस यही है आपसे कि आप बस पढ़ते जाइएगा सारी चीज़ों को। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, वे ऑल यूरोपीडिया के जितने भी मेंटर्स हैं, सब आपके लिए अवेलेबल हैं। किसी भी टाइम पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एट एनी टाइम। तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम तो कर ही चुका हूं। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं वाटर रिसोर्सेज से। ये जो टॉपिक आपका वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स कंजर्वेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये वाटर रिसोर्सेज होता क्या है, व्हाट इज द वाटर रिसोर्सेज। क्या आप सिंपली सबको पता है कि यार वाटर सोर्सेज की अगर हम बात करें कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, दोज आर द वाटर सोर्सेज। उन वाटर को हम यूज कर सकते हैं। सो पहले तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देता हूं कि वाटर सोर्सेज, जैसे आप एक डायग्राम में देख पा रहे हैं, वाटर सोर्सेज की अगर आप बात करते हैं, जैसे रेन वाटर हो रहा है, तो यहां पर एक जगह पानी स्टोर हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, तो कोई लेक है, कोई पोंड है। ग्राउंड वाटर बाय द ट्यूब वेल्स या बाय ओपन वेल्स, आप इन ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं फ्रेंड्स। तो
एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने डैम्स बनाई हुई है, रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए आपने जो टैंक वगैरह में पानी स्टोर किया हुआ है, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स। तो दिस ऑल आर द वाटर सोर्सेस। ये सारे सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वाटर रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है सर, अब वाटर रिसोर्सेज होते हैं तो अब क्या करना है, वाटर रिसोर्सेज क्यों पढ़ना है, वो तो टॉपिक में मेंशन है कि वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है, बट व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, क्या नीड क्या हुई हमें वाटर रिसोर्सेज पढ़ने की। रीजन बीइंग फ्रेंड्स, आप जब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ में 75% जो वाटर है, जो 75% पोर्शन है वो ओशंस से कवर है हमारी अर्थ, वी नो दैट पॉइंट। तो इतने ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी हमें पानी मिलता नहीं है। हमें ये चीज़ें सुनने को मिल रही है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम आई हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया में वाटर स्ट्रेस आया हुआ है, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर वाटर स्केर्सिटी आई हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम नोमेनक्लेचर्स या डिफरेंट नेम्स हमें सुनने को मिलते हैं कि यार पानी की कमी हो रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है। तो ये सारे रीजंस फिर क्यों हो रहे हैं, इतने सारे पानी के अवेलेबिलिटी होने की वजह से भी फिर भी हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा है, फिर भी हमारे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। व्हाट कैन बी द रीजन, तो उस रीजन पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है, और रीजन अगर हैं तो गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उन रीजंस को जो भी है उनको यू कैन से कि अगर हमें वाटर की प्रॉब्लम हो रही है तो हम वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट्स के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो हम देखेंगे। एज एन इंडिविजुअल हम क्या काम कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बेसिकली हाउ वी कैन कंजर्व दी वाटर, तो वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो सब डिस्कशन हमारा करेगा। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम चलते जाएंगे। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह समझेंगे, ताकि पूरा का पूरा फ्लो चार्ट हमारे माइंड में बनता रहे, राइट। तो इसीलिए सबसे पहला डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा हमारा वाटर रिसोर्सेज का। भाई पहले देख लेते हैं कि वाटर रिसोर्सेज क्या है, एंड वी ऑल नो कि वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल होता है ना। पानी के बिना तो हम अपनी लाइफ को ये एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी विदाउट द वाटर, ये तो हम एज्यूम कर भी नहीं सकते हैं। तो वी ऑल नो कि वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस, हमारी लाइफ के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। सिर्फ पीने के पर्पज से मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड, आपको खाना भी तो खाना है, और खाना ऐसा तो है नहीं कि आप बिना एग्रीकल्चर के आपको खाना मिलेगा। और एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हैं तो अगेन वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे रहता है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज के अंदर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वेरियस एस्पेक्ट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अपनी लाइफ को तो एज्यूम कर ही नहीं सकते कि बिना पानी के हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। सबसे पहले बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज में ये कुछ एग्जांपल अभी और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहां पर पहले बात करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अस इन वेरियस वेज, लाइक ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए अगर आप देखते हैं कि हमें पानी पीना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि इतने सारा जो अर्थ है, अर्थ पे इतने सारे जो ओशंस है, इतना पानी होने के बावजूद भी हमें वाटर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मतलब समथिंग, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वो प्रॉब्लम्स क्या है दैट वी विल डिस्कस। तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें पानी की रिक्वायरमेंट है फॉर सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर है, फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर के अंदर हमें पानी की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, बिना वाटर के आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते हैं, फार्मिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रोडक्शन अगर करनी है तो हमें वहां पर एक तरीके से पानी की सप्लाई करनी होगी। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फ्रेंड्स। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी फ्रेंड्स किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। फॉर जनरेटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू दी हाइड्रो पावर, यू ऑल नो दैट अबाउट द टर्बाइंस, टर्बाइंस के बारे में आप जानते हैं। तो पावर को जब हम जनरेट करते हैं तो हमें वहां पर भी एक तरीके से पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहां पर एनर्जी प्रोडक्शन में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कुछ इंडस्ट्रीज है, वहां पर आप पानी की रिक्वायरमेंट, आप पानी का यूज करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में माइनिंग, ये सब किस पे डिपेंड कर जा रहा है बच्चे, वाटर के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर जा रहा है, वाटर पे डिपेंड कर जा रहा है। क्लाइमेट रेगुलेशंस, वाटर बॉडीज एंड देयर साइकिल्स, राइट, तो दे ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। तो और भी होते हैं, मैंने अभी कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो फ्रेंड्स इन वेरियस वेज हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला पॉइंट तो हमारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि एज एन ह्यूमन बीइंग, और अगर हम अपने सराउंडिंग में, अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें कि यार वाटर की रिक्वायरमेंट कहां कहां पर है, तो पहला माइंड तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यस दिस इज द जोन और दिस इज द एरियाज, देयर सच टाइप ऑफ एरियाज जहां पे हमें पानी की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये एरियाज नहीं है तो हम
एरियाज, अगर मैं वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अगर ये एरिया हमारे पास नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर, मतलब वाटर नहीं है तो ये एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है तो हमारी लाइफ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमें जो भी चीज़ें आसपास हम देख रहे हैं और अपने सर्वाइवल के लिए जो भी हमें नीड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर जा रही है वाटर के ऊपर, राइट। तो वाटर रिसोर्सेज हमें चाहिए, वाटर हमें चाहिए। तो वाटर सोर्सेज, अब पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वट आर द वेरियस सोर्सेज, तो दे आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द वाटर फ्रेंड्स। अलग अलग सोर्सेज होते हैं पानी के जैसे, और उन सोर्सेज को हमने क्लासिफाई किया हुआ है नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स। नाम से समझ आएगा बच्चे, नेचुरल सोर्स, नेचुरली आपको वाटर मिल रहा है अर्थ के ऊपर, उसको आप बोल देंगे नेचुरल सोर्स। अगर आपने वो सोर्स आर्टिफिशियली डिजाइन किया है उसको आप बोल देंगे आर्टिफिशियल सोर्स। एक नेचुरल सोर्स है फ्रेंड्स, और सेकंड क्या है आपका आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स जैसे हम बोलते हैं कि वाटर सोर्सेज दैट अकर्स नेचुरली, जो आपको नेचुरली मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्स। जैसे एग्जांपल रिवर्स आपको नेचुरली मिलते हैं, स्ट्रीम्स नेचुरली मिल रहे हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब क्या है बच्चे नेचुरल सोर्स है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड के अंदर आपको पानी मिलता है। अब ग्राउंड के अंदर वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं एक्वीफर्स की, इसमें हम बात करते हैं स्प्रिंग्स की, रेन वाटर की आप बात करो, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स की बात करो, वेटलैंड्स की बात करो, ओशंस एंड सीज की बात करो, तो दीज ऑल आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द वाटर, जिसमें ह्यूमंस की जो इंटरवेंशंस होती है बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल होती है, होती ही नहीं है। इन सब में कोई ह्यूमंस का रोल नहीं है, यहाँ पर आपको नेचुरल सोर्सेज मिलते हैं। ये दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द वाटर। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ द वाटर, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है भाई, हमने खुद ही एक वाटर को एक तरीके से कहीं जगह स्टोर किया हुआ है, आर्टिफिशियल सोर्स हमने बनाया। वो आर्टिफिशियल सोर्स कैसे बनाया, लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई वाटर है, उस वाटर में बच्चे सोल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब मैं उस वाटर को, मैं उस पानी को कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो वाटर बहुत सोल्टी वाटर है, वो उस पानी के अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। अब मतलब वो मिनरल्स मेरी बॉडी के लिए भी फिट नहीं है, मेरी बॉडी के लिए भी हमें उतने मिनरल्स नहीं चाहिए होते हैं, तो मुझे बेसिकली उस पानी को ट्रीट करके ही कंज्यूम करना पड़ेगा। तो बेसिकली सोर्स को रिमूवल के लिए एक टेक्निक होती है डीसैलिनेशन, तो डिस्कस कर लेंगे बाद में, अभी का बस नाम याद रखिएगा। तो डीसैलिनेशन करके भी हमने पानी को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है। वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, जैसे ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, ब्लैक वाटर रिसाइकलिंग, फिर उसके बाद है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आप पानी को स्टोर कर रहे हैं। वाटर इंपाउंडमेंट, आप रिजर्वायर्स बना दे रहे हैं, आप डैम्स बना दे रहे हैं, वहां पर पानी को स्टोर कर रहे हैं, या आप आर्टिफिशियल वेटलैंड्स की बात कर दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल सोर्सेज। आप देखते हैं कि कई जगह डैम देखने को मिल रही है आपको, आपने डैम बनाया है या बैराज आपने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप पानी को स्टोर कर रहे हैं, बैराज से पानी को कैनाल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, अलग अलग कैनाल्स में आप पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और भी रीजन होते हैं, किसी सिटी के अंदर हमें पानी की सप्लाई करनी हो तो वहां से भी हम सप्लाई कर सकते हैं। देयर आर द वेरियस एस्पेक्ट्स। सो मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वाटर के जो सोर्स है वो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं और वो आपके आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? तो पहला तो हमें समझ आया कि भाई वाटर की रिक्वायरमेंट है हमें, वी नो दैट पॉइंट। थोड़ा सा हमने पॉइंट्स भी लिख दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुई। सेकंड, अब वाटर की रिक्वायरमेंट है तो इस वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा, सोर्सेज फुलफिल करेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास हैं जो हमारी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, जितना पानी हमें चाहिए हमें वहां से पानी मिल सकता है। वो कौन कौन से सोर्सेज है, कुछ नेचुरल सोर्सेज है, कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज। हाउएवर ये जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हम बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम पानी को जनरेट कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज में पानी लिया जा रहा है फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। इस बात का ध्यान रखिएगा, नेचुरल सोर्सेज से ही उठाकर हमने पानी आर्टिफिशियल सोर्स में रखा है, बट नेचुरल सोर्स का पानी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता, उसको कहीं ना कहीं ट्रीट करके ही हम पानी को यूज कर रहे हैं। और समटाइम्स ट्रीट भी नहीं कर रहे, जैसे आप रिजर्वायर वगैरह में पानी को स्टोर कर रहे हैं, डायरेक्टली डैम बनाइए आपने पानी को स्टोर करने के लिए, तो समटाइम्स वो भी सिचुएशंस आती है। तो अभी उसको डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक ऊपर से एक ओवरव्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ अभी ये ओवरव्यू, इसको डिटेल में जाके हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल के अंदर की क्या क्या इसके अंदर कहानी रहती है, उसके अंदर सब स्टडी करेंगे, राइट। अभी हम डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। और मैं फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ा दूँ चीजें तो कुछ चीजें हमें समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे ताकि सारी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई वाई वाटर इज मोर एसेंशियल फॉर अस, इंपॉर्टेंट क्यों है पानी। उसके बाद कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हमें पानी मिल सकता है, तो सम नेचुरल सोर्सेज है, सम आर्टिफिशियल सोर्सेज है, राइट। अब बात करते हैं कि ठीक है ये सोर्सेज हमारे पास है, नाउ वी हैव सम एस्टिमेशंस ऑफ वाटर। हमने ये एस्टिमेशन लगाया है कि पूरे अर्थ पर कितने वाटर की अवेलेबिलिटी है।
एंड द फ्रॉम एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये ऑब्जर्व किया है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रेंड्स जो हमारी अर्थ पे अवेलेबल है वो होता है 1.386 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारी अर्थ सरफेस पे दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1.386 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब इस इतने पानी में से फ्रेंड्स आप शॉक हो जाएंगे चीज सुनकर, 97.5% वाटर इज द सोल्टी वाटर। आई एम नॉट सेइंग कि सारा पानी ओशंस में है, आई एम सेइंग दिस इज द सोल्टी वाटर। 97.5% जो वाटर है फ्रेंड्स वो सोल्टी वाटर है, मतलब उसके अंदर सोल्ट कंटेंट ज्यादा है। दैट मीन्स आप डायरेक्टली उस पानी को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उस पानी को यूटिलाइज करना है तो आपको पहले उस सोल्टी वाटर में से सोल्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा। और जब मैं सोल्ट्स की बात कर रहा हूं तो फ्रेंड्स सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोल्ट ही है इसके अंदर, और भी इंप्योरिटीज रहती है, उसकी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम बस नाम से समझ रहे हैं सोल्टी वाटर है, तो मुझे उसमें से पहले सोल्ट कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपने वाटर को यूटिलाइज कर पाऊंगा, पानी को यूज कर सकता हूं। तो 97.5% तो फ्रेंड्स सोल्टी वाटर ही है। टोटल 100% में से अगर इतना पानी सोल्टी वाटर है तो बचा कितना? ओनली 2.5%। ये जो 2.5% बचा है दिस इज द ओनली द फ्रेश वाटर। सो 97.5% ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन द ओशंस, मेकिंग इट सोल्टी एंड अनसुटेबल फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन। डायरेक्टली हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम एग्रीकल्चर में भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। सोल्टी वाटर है क्योंकि क्रॉप्स को भी सोल्ट कंटेंट नहीं चाहिए होता है। कुछ ही क्रॉप्स होती हैं जिनको सोल्टी कंटेंट चाहिए, बट सभी क्रॉप्स को नहीं चाहिए होता है। फ्रेश वाटर की फ्रेंड्स अगर बात करें तो सिर्फ 2.5% ही वाटर प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर जो कि फ्रेश वाटर है। तो पहला पॉइंट तो ये समझ आना चाहिए। अब इससे अगली मैं शॉकिंग न्यूज ये सुना रहा हूं आपको फ्रेंड्स कि 2.5% तो प्रेजेंट है हमारे पास ओनली फ्रेश वाटर। अब शॉकिंग न्यूज ये है कि इस 2.5% का भी आप सारा पानी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, फ्रेश वाटर डायरेक्टली। हाउएवर मच ऑफ दिस इज नॉट रेडिली एक्सेसिबल। कुछ पानी तो इसमें से रेडिली आप इजिली आपके लिए अवेलेबल होता ही नहीं है। रीजन बीइंग कुछ पानी जो है वो आपका ट्रैप हो जाता है ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स के अंदर। यहां पर पानी लोक है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में। कितना? 68.7% वाटर। तो कितना पानी था? 2.5% था। किसका 2.5%? 1.386 का। तो 1.386 का 2.5% फ्रेश वाटर है फ्रेंड्स, और ये जितना भी क्वांटिटी निकल कर आया है और इसका अबाउट 68.7% जो फ्रेंड्स वो वाटर है वो लोक हो गया है ग्लेशियर्स के अंदर, आइस कैप्स में। दैट मीन्स अगर आपको वो पानी यूटिलाइज करना है तो आपको मेल्टिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके आप पानी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसका मतलब वो वाटर भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स, राइट। फिर उसके बाद बाकी पानी कितना है? देखो 30%। अब 68.7% तो ये फ्रेंड्स जो 30% है ना पानी वो हमारी ग्राउंड वाटर के अंदर है। 30% फ्रेश वाटर जो है वो हमारी ग्राउंड वाटर के अंदर है। तो ग्राउंड वाटर में अप्रोक्सीमेटली 30.1% वाटर है जो स्टोर्ड है ग्राउंड वाटर में, और यहां पर भी इसको ग्राउंड वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं बाय ओपन वेल्स और बाय ट्यूबवेल्स। आपने कई जगह ट्यूबवेल्स देखे होंगे, एग्रीकल्चरल एरिया में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, या समटाइम्स मैंने अभी डायग्राम भी बनाया था। दिस इज द डायग्राम फॉर द ओपन वेल। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं बच्चे, दिस इज द ओपन वेल। आप बाल्टी डालते हैं, पानी निकालते हैं, दिस इज द ओपन वेल। तो यहां पर बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहां पर ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया जाता है, सम प्रोवाइडिंग सम स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूब वेल्स और ओपन वेल्स बनाकर हम पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट सारा ग्राउंड वाटर भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी साइट्स होती है वहां पर भी आप ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली 30.1%। अब बचा कितना? 68.7% लोक है पानी ग्लेशियर्स में, 30% जो ग्राउंड वाटर में है। तो इसका मतलब जो सरफेस पे पानी होगा फ्रेंड्स वो सिर्फ 1.2% है। दिस इज वेरी अगेन शॉकिंग न्यूज कि जो हमें लेक्स में पानी मिल रहा है, जो हमें रिवर्स में पानी मिल रहा है, जो कि फ्रेश है, मैं फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, वो जो फ्रेश वाटर हमें मिल रहा है दैट इज ओनली 1.2%। अब आप आइडिया लगा सकते हैं यहां से कि हम जो भी वाटर यूटिलाइज कर रहे हैं वो सारा फ्रेश वाटर यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी तक जो पानी यूटिलाइज करते आ रहे हैं फ्रेश वाटर है, आने वाले टाइम में जब भी पानी यूटिलाइज करेंगे वो भी फ्रेश वाटर यूटिलाइज करना होगा। और फ्रेश वाटर यूटिलाइज अगर कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर कितने हैं सिर्फ हमारे पास जो सरफेस सोर्सेज में प्रेजेंट है। ग्राउंड सोर्स की अगर मैं बात छोड़ दूं, अभी ग्राउंड सोर्स की अगर मैं बात ना करूं फ्रेंड्स, तो सिर्फ सरफेस सोर्सेज है जहां पर आप पानी की यूटिलाइजेशन करें। सिर्फ आपके पास 1.2% की वाटर की अवेलेबिलिटी है सरफेस सोर्सेज में, जिसमें आप बात करते हैं लेक्स की, रिवर्स की डायरेक्टली, राइट। तो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज फॉर द ह्यूमन यूज। तो प्राइमरी सोर्सेज जो हमारे पास हैं जिसको हम वाटर को यूज कर सकते हैं फ्रॉम दी सरफेस सोर्सेज। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लेता है कई बारी कि प्राइमरी सोर्स कौन से हैं वाटर कंजप्शन के। तो वाटर के जो प्राइमरी सोर्स है जहां से आप पानी को डिराइव कर सकते हैं नेचर से, वो आपके सरफेस सोर्सेज रहते हैं। और सरफेस सोर्सेज में कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है फ्रेंड्स? फ्रेश वाटर ओनली 1.2%।
किसका 1.2%, जितना भी फ्रेश वाटर था टोटल का फ्रेश वाटर 2.5%। इस चीज को मैं एक डायग्रामेटिकली बता देता हूं फ्रेंड्स। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं बताऊं यहाँ पे, दिस इज द डायग्राम, आप देखिएगा यहाँ पर जो है ये चीज बताई गई है कि फ्रेंड्स आपके पास ओशंस में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, 96.5% होती है। तो सैलाइन वाटर 0.9% है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाती है 97.5 के आसपास बन जाती है वैल्यूज। तो ओवरऑल जो सैलाइन वाटर है, क्योंकि सारा मोस्टली तो वाटर सैलाइन वाटर ओशंस में ही है, बट कुछ सरफेस सोर्सेज में भी वाटर है जो सैलाइन है, तो इसलिए हमने बस टोटल बोल दिया था 97.5% जो वाटर है वो सैलाइन वाटर है। ओशंस में वाटर कितना है, 96.5%, जो कि सोल्टी वाटर है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। सैलाइन वाटर ओशंस के अलावा 0.9% है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, 97.5 के आसपास आ गई है। फिर फ्रेश वाटर कितना बचा, ओनली 2.5%। अब ये जो फ्रेश वाटर 2.5% बचा है फ्रेंड्स, इसमें से भी 68.7% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स में लोक हो गया, आइस कैप्स में लोक हो गया। फिर बचा कितना पानी, जितना भी बचा है उसमें से 30% वाटर ग्राउंड वाटर में है और सिर्फ 1.2% है जो सरफेस वाटर है। एंड दिस इज द वेरी शॉकिंग न्यूज कि जितना पानी हम अभी तक यूटिलाइज करते आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो सब यही पानी यूटिलाइज करते आ रहे हैं, दिस एंड दिस ओनली, राइट। तो अब इतना यूटिलाइजेशन करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो ये वाटर की यहाँ पर हमें वाटर की प्रॉब्लम ऑब्वियसली बात देखने को मिलेगी, वाटर की स्केर्सिटी ऑब्वियसली बात देखने को मिलेगी। रीजन बीइंग वी नो दैट कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल सोर्सेज है। वाटर बेसिकली हम मानते हैं, हम समझते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, हमें ये चीज पता है। बट यहां पर हम वाटर को मान तो रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, होता भी है ये, बट ये वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमें कम मिल रही है। रीजन बीइंग, इसके काफी सारे रीजंस निकल कर आते हैं। वन ऑफ द रीजन इज दिस, वन ऑफ द रीजन कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। पहले 20-30 साल पहले की बात करो, 20-30 साल पहले पॉपुलेशन कम थी, वाटर की डिमांड कम थी। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, वाटर की डिमांड बढ़ गई है। फिर 20-30 साल के बाद पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डिमांड तो बढ़ती जा रही है ना फ्रेंड्स, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट वाटर की अवेलेबिलिटी तो इतनी है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, ये कैसे कि सप्लाई कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं पानी को स्टोर करने के, काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि हम पानी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मतलब उसको पोल्यूट नहीं होना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के रहते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। तो अभी के लिए खैर आपको मैंने बस एक पॉइंट बताया है फ्रेंड्स, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, है ना। और मोस्टली जो वाटर होता है, जो हम बात करते हैं इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 78% का जो वाटर है मोस्टली इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में जो वाटर की रिक्वायरमेंट आती है 5% के आसपास आती है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर का यूज किया जाता है वो 6% के आसपास रहता है। सम अदर्स है 7% है, पावर जनरेशन में 3% का यूज किया जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो एक चार्ट है जहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हाँ अलग अलग सेक्टर्स में वाटर की रिक्वायरमेंट है, और अलग अलग सेक्टर्स में ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है तो किन सिचुएशंस में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ आफ्टर दैट देखो, ये हमारे पास ओशंस है और यहाँ पे देखो ओशन, ये यहीं से ये वाला जो चीज है मैं इसी को इसी फॉर्म में बता रहा हूँ डायग्रामेटिकली। ओशंस में वाटर कितना है, 96.5% है, और यहाँ पर अदर सलाइन वाटर कितना है, 0.9% है। तो ओशंस में 96.5% है, अदर सलाइन वाटर 0.9%। तो ओवरऑल जो वैल्यूज हो जाएगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 97.5। फिर उसमें फ्रेश वाटर कितना है, 2.5। फिर जितना भी फ्रेश वाटर है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ ग्लेशियर्स में लोक हो गया है, फिर कुछ ग्राउंड वाटर है, कुछ सरफेस वाटर है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद जब आप देखेंगे सरफेस वाटर में भी जब आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो कुछ इसके अंदर भी आपको आइस फॉर्म में मिल रहा है, कुछ आपको लेक्स में मिल रहा है, और कुछ आपको जो है रिवर्स वगैरह में या स्वैम्प्स जो मार्शेस बने होते हैं इसके अंदर मिल रहा होता है। खैर ये सब वैल्यूज अपने को याद नहीं रखनी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये सब वैल्यूज भी याद रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी है। बस आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लगाया, ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझ आ जाए कि ये सब पॉइंट्स नहीं याद रखने आपको, राइट, कि ये सर ये वैल्यूज कितनी है, ये सब नहीं याद रखना। हाँ मेन पॉइंट जो है याद रखने हैं वो ये वाली वैल्यूज, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर। अर्थ के पानी का कितने परसेंट पानी फ्रेश वाटर है। अर्थ पे जितना भी पानी है तो उसका सिर्फ 2.5% ही क्या है बच्चे, फ्रेश वाटर है। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेगा। फिर उसके बाद इसी को घुमाकर पूछेगा, कैसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स टोटल वाटर इज अवेलेबल एज द फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। फर्दर देखो नाम क्या लिखा, फॉर ह्यूमन यूज। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ह्यूमन यूज के लिए अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ह्यूमन यूज के लिए हम बात करते हैं ये वाला वाटर जो हमारे पास अवेलेबल रहता है डायरेक्टली, जो प्राइमरी सोर्स है हमारा। तो ह्यूमन यूज के लिए हम कितना पानी बताएंगे, 1.2%। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1.2% और 1% इज द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर डायरेक्टली, विच इज द प्राइमरी सोर्स फॉर द ह्यूमन यूज। क्लियर पॉइंट। तो क्वेश्चन
को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ सकता है। तो जितना डिस्कशन किया उसके लिए मैंने ये पॉइंट बताया। उसके बाद आप देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर। इनमें से आपको बताना है कि फ्रेश वाटर का जो सोर्स होगा मोस्टली कौन सा है, ये पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर। इनमें से कौन सा पोर्शन है या कौन सा सोर्स है जिसमें आपको फ्रेश वाटर ज्यादा क्वांटिटी में मिल सकता है। रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। एज आई टोल्ड यू कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में मोस्टली पानी स्टोर है ना। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, देखो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में 68.7% स्टोर है पानी। फ्रेश वाटर जितना भी है उसका 68.7% तो ग्लेशियर्स में स्टोर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा बच्चे ऐसे। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी तो आप इस पर कितना डिटेल में चले जाओ, कितना ही इसको एक्सपेंड करते जाओ, नॉलेज की कमी नहीं है, कितना भी इसको एक्सपेंड करते जाओ, चीजें देखते जाओ, आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी। आगे से आगे पढ़ते जाओ, आगे से आगे पढ़ते जाओ। बट मेरे लिए आप मेरी अगर मानोगे तो आप टू द पॉइंट चीजें पढ़िएगा, जितना पढ़ रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। नाउ अब फ्रेंड्स ये चीजें हमें ठीक है समझ आ रहा है, थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू लिया है ना, कि वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर अभी हमको ये चीज पता है कि ओशंस, हमारी जो ओशंस है, हमारी अर्थ जो है 3/4 पोर्शन जो है ओशन से कवर है। 75 to 77% जो पोर्शन है हमारी अर्थ का वो ओशन से कवर है। बट सर वहां से जो पानी है हमें रिवर्स में कैसे मिल रहा है, लेक्स में पानी कैसे मिल रहा है, पॉन्ड्स में कैसे मिल रहा है, सर ग्राउंड वाटर में कैसे पानी आ रहा है। सो इस चीज को थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू लेकर समझना चाहें, अगर इस चीज को हमें समझना है ना, तो इसके लिए हम समझते हैं, इस चीज के लिए हम एनालाइज करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। वी हैव अ टर्म हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो हमें इस कॉन्सेप्ट पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर करवा देती है कि किस तरीके से पानी का सर्कुलेशन हो रहा है, किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरीके से पानी की अकरेंस हो रही है, अलग अलग जगह पे आपको पानी की अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, उसके लिए हम एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या इसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर। तो इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल भी बोल देते हैं। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है। किस अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा, ये आपको बताएगा कि पानी की सर्कुलेशन और पानी की अकरेंस के बारे में, कि हमें पानी का सर्कुलेशन कैसे देखने को मिल रहा है, हमें पानी की अकरेंस कैसे देखने को मिल रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वी एनालाइज दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नाउ अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो डायग्राम है बच्चे, ये मैंने नेट से ली है, आप देख सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है क्या, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके समझने की ट्राई करते हैं, है ना। जो टर्म्स है अभी मैं जो बोलता जाऊंगा उसी पे फोकस कीजिएगा, वहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुनिएगा चीजों को। अब यहां पर एक साइकिल है। अब साइकिल जो है, साइकिल एक सर्कल होता है, आपको पता है कि जिस पॉइंट से हम चलते हैं उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं, इसलिए हम इसको एक साइकिल बोल रहे हैं। यहां पर एक साइकिल है, किसका, वाटर साइकिल। तो समझने के लिए मैं बस प्रोसेस को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बट कोई जरूरी नहीं कि आपका प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। पहले आप एक बार समझ लीजिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि मैंने ये बात क्यों बोली है ये चीज। सपोज दैट कि हम ओशंस की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो सन है, सन जो है हमारे सूर्य देवता, यहां से कंटिन्यूसली रेडिएशंस आ रही हैं फ्रेंड्स। इन रेडिएशंस की वजह से हो क्या रहा है, इस ओशंस में जितना भी पानी है दे स्टार्ट वेपोराइजिंग, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो ओशन की रेडिएशंस की वजह से ये जो ओशंस है फ्रेंड्स, ओशंस में से जो पानी लिक्विड फॉर्म में है वो अपनी स्टेज को चेंज कर दे रहा है। स्टेज को चेंज करने के बाद अब वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर आपकी एक विजुअलाइजेशन चाहिए होगी, आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मुझे देखिएगा और विजुअलाइजेशन करिएगा चीजों को फ्रेंड्स, ठीक है। सपोज दैट कि हमारे पास एक ओशन है फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस ओशन में से विजुअलाइजेशन करते रहिएगा बच्चे। ओशंस में से क्या हो रहा है, वेपर्स आते जा रहे हैं, ओशंस में से पानी इवेपोरेट होकर कन्वर्ट होता जा रहा है वेपर्स के अंदर। तो ये ओशंस है फ्रेंड्स, ओशंस में से वाटर का इवेपोरेशन हुआ तो वाटर कन्वर्ट हो गया वेपर्स के अंदर, वेपर्स में वाटर कन्वर्ट होता है। तो यहां पर एयर है बच्चे, आपको एयर के अंदर क्या दिख रहे हैं, वेपर्स दिख रहे हैं। विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखिएगा बच्चे, यहां पर इस एयर के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, वेपर्स दिख रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली वेपर्स आते जा रहे हैं और ये एयर अपने अंदर वेपर्स को स्टोर करती जा रही है। एंड फ्रेंड्स होता क्या है कि ये एयर जब मूव कर रही है ऊपर की तरफ, एयर जब ऊपर की तरफ मूव करती है तो यहां पर एक सिचुएशन होती है कि एयर का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है।
तो जब भी ये एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होती है। या आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जितनी हाइट पे आप ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। इसका भी एक रीज़न है, बट अभी रीज़न यहाँ पर नहीं देना है मुझे कि रीज़न क्या है। अभी आप इतना समझिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। आप देखिएगा जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, लेह लद्दाख की तरफ, कश्मीर की तरफ, जब आप इन एरियाज में जाते हैं तो टेम्परेचर वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो अभी बस आप इस सिचुएशन समझिएगा, ये ओशंस है, ओशन से फ्रेंड्स वाटर वेपर हुआ, इवेपोरेशन हुआ है, इवेपोरेशन हुआ जो पानी का, तो यहाँ पर वेपर्स बने हैं और ये वेपर्स कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं और ये एयर में वेपर्स स्टोर होते जा रहे हैं। अब ये एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जब ये एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा और ये जो वेपर्स थे टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है क्योंकि, तो ये जो वेपर्स हैं नाउ दे स्टार्ट कंडेंस, अब वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंसेशन फिनोमेना यहाँ पे चलेगा फ्रेंड्स। कंडेंसेशन का मतलब क्या रहेगा कि जो वेपर्स है अब ये कन्वर्ट हो गए लिक्विड के अंदर, कंडेंसेशन हुआ है। और फ्रेंड्स जब भी कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के लिए यानी वेपर्स जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसको कुछ ना कुछ पार्टिकल्स चाहिए होगा जिसके ऊपर वो वेपर कंडेंस हो सके। तो एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एरोसोल्स बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये एरोसोल्स यहां पर जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हुआ, ओशन से इवेपोरेशन हुआ, वेपर्स आए, एयर के अंदर वेपर स्टोर हुए। तो जब एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो वेपर्स भी जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है और ऊपर जाके कंडेंसेशन फिनोमेना स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि यहां पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे तो उन वेपर्स ने उन पार्टिकल के ऊपर क्या कर लिया, कंडेंस हो गया, अब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो आपको इस एयर के अंदर छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। देयर द लिक्विड ड्रॉपलेट्स, एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अब जितना आप ऊपर जाएंगे एयर का फ्लो होगा, एयर के फ्लो को जिसको हम विंड बोलते हैं, तो एयर के फ्लो की वजह से यहां पर जो ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि उसके अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स थे, पार्टिकल्स थे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ है एयर की वजह से, क्लाउड्स यहां पर आते हैं बच्चे लैंड सरफेस के ऊपर। कुछ क्लाउड्स अब लैंड सरफेस पे आने के बाद जब ये छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स थी ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो बड़ा पार्टिकल बनेगा। ये छोटी छोटी जो पानी की ड्रॉपलेट्स बनी थी ये आपस में कंबाइन होंगी, एक बड़ा पार्टिकल बनेगा और वो बड़ा पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल कर जाता है। और जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। आप लोग जनरली रेनफॉल बोलते हैं बच्चे, बट टेक्निकली एक प्रेसिपिटेशन वर्ड होता है। अभी मैं बताऊंगा प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन। और जनरली प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलती है। अभी मैं रेनफॉल की बात लेके चल रहा हूँ। तो जब ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो गया है। और जब प्रेसिपिटेशन हुआ है, जब प्रेसिपिटेशन हुआ यानी रेनफॉल जब हुई है, अब ये रेनफॉल तो कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो बच्चे दोबारा ओशंस में आ जाती है, कुछ ही अमाउंट की रेनफॉल होगी जो लैंड सरफेस पे आती है। इतने से पॉइंट हमें क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर हमने बोला कि ओशन से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन, तो वहां पर ऊपर जाके क्लाउड्स बने, क्लाउड्स के बाद कंडेंसेशन फिनोमेना चला, क्लाउड्स बने, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, कुछ प्रेसिपिटेशन दोबारा से ओशंस में आ जाता है और कुछ क्लाउड्स मूव कर जाते हैं और लैंड सरफेस पे जाके प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब रेनफॉल होती है, आप ऐसा समझिएगा। तो यहां पर रेनफॉल यहां भी हो रही है, रेनफॉल यहां भी हो रही है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें भी मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि मोस्टली ओशन से जो भी इवेपोरेशन होने के बाद जो भी क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ है तो मोस्टली क्लाउड्स तो उसी ओशंस में ही प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही अमाउंट के क्लाउड्स होते हैं जो लैंड सरफेस पे जाके प्रेसिपिटेट होते हैं। तो कितना डिफरेंस होता है, अबाउट 9%, सिर्फ 9% का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी जितना भी पानी इवेपोरेट हुआ ओशन से वो दोबारा से 91% पानी जो है 91% वाटर दोबारा से प्रेसिपिटेट होकर ओशंस में आ गया है। सिर्फ 9% का ही वाटर है जो लैंड सरफेस पे जाता है और वहां पर प्रेसिपिटेट होता है। तो डिफरेंस आप थोड़ा सा याद रखिएगा, डिफरेंस इज अबाउट ओनली 9%। और जब यहां पर क्लाउड्स प्रेसिपिटेट हुए हैं, जब यहां पर प्रेसिपिटेशन हुआ है, प्रेसिपिटेशन हुआ लैंड सरफेस के ऊपर, रेनफॉल की फॉर्म में मैं प्रेसिपिटेशन जनरली बता रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा पूरा क्लियर करके कि प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में होता है। तो जब ये प्रेसिपिटेशन होगा, मान लो रेनफॉल जब हो रही है तो रास्ते में से कुछ पानी इवेपोरेट कर जाएगा बच्चे, कुछ पानी तो रास्ते में से ही इवेपोरेट कर जाएगा, बाकी जो पानी है वो सरफेस के ऊपर आएगा। जब ये वाटर सरफेस के ऊपर आएगा तो आप जब देखते हैं कि जब बारिश होती है तो कुछ पानी हमारी बिल्डिंग्स की छतों के ऊपर आ जाता है। तो जितने भी फीचर्स हमारे पास है, नेचुरल फीचर्स हो या आर्टिफिशियल फीचर्स हो, नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स हैं,
जो भी हिल्स बने हुए हैं, उन वेजिटेशंस कवर्स है, वेजिटेशन प्लांट्स हैं, उनके सरफेस के ऊपर जो पानी आके इंटरसेप्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली सरफेस पे नहीं आ रहा है, वो उनके सरफेस के ऊपर आके रुक गया है। या आर्टिफिशियल फीचर्स जो हमने कुछ बनाए हैं, हमने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, उनके इंडस्ट्रीज जो हमने बनाई है, जो फ्लाई ओवर्स हमने बनाए हैं, उनके ऊपर जाके जो पानी आ जाता है, उनके ऊपर जो पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है, मतलब बिल्डिंग की छत के ऊपर पानी आ गया, इंडस्ट्रीज की रूफ के ऊपर वाटर आ गया है बारिश की वजह से, तो वो जो वाटर है, दैट वाटर इज इंटरसेप्टेड बाय दीज फीचर्स, उस फिनोमिना को बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो जब पानी प्रेसिपिटेट होगा तो कुछ पानी तो रास्ते में से इवेपोरेट कर जाएगा और कुछ पानी सरफेस के ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर पहले वो इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। सम वाटर इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय दीज फीचर्स, वो जो वाटर इंटरसेप्ट हो गया है उस वाटर को बोलते हैं इंटरसेप्टेड वाटर, एंड इस प्रोसेस को बोल देते हैं इंटरसेप्शन। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इंटरसेप्शन। तो बेसिकली इंटरसेप्शन फिनोमेना यहां पर होगा पहले। फिर अगर मान लो हमारे घर की छत पे पानी रुक गया है तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन, वो जो छत पे पानी रुका हुआ है वो या तो वहीं से इवेपोरेट कर जाए, या हमने क्या किया हुआ है, हमने एक वर्टिकल पाइप लगाई हुई है, तो जो छत वाला पानी है उस पाइप के थ्रू गटर में चला जाता है। ऐसा ही होता है, सब लोग इससे फैमिलियर हैं। तो छत पे जो पानी रुका हुआ है, एक वर्टिकल पाइप हमने लगाई हुई है, उस वर्टिकल पाइप से होता हुआ पानी क्या कहाँ चला जाएगा? गटर के अंदर चला जाता है, राइट। तो यहां पर इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये यहीं से इवेपोरेट कर जाए या ये मूव करके चला जाए। क्लियर है यहाँ पे? तो यहां पर जब हम देखते हैं कि कुछ पानी क्या हो गया, इंटरसेप्ट कर लिया, इंटरसेप्शन यहां पे चलेगा। फिर कुछ पानी अब सरफेस पे आएगा फ्रेंड्स। सरफेस पे आने के बाद आप देखिएगा, जब सरफेस पे पानी आता है तो यहां पर कुछ पानी जो है सोइल में मूव करता है। सोइल की जब हम बात करते हैं, आप देखते हैं कि बारिश हुई है, बारिश का कुछ पानी सोइल के अंदर चला गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोइल जब हम बोलते हैं तो सोइल का मतलब क्या है? सोइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे और सोइल के अंदर वॉइड्स भी होंगे। अगर हम सोइल की बात करते हैं ना बच्चे, कि सोइल हमारे पास है, तो सोइल का मतलब अगर मान लो एक कंटेनर आपके पास है और मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर आप सोइल डाल दीजिएगा, तो आपने सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर डाल दिए। दिस सॉलिड पार्टिकल्स, आप लोगों ने इस सॉलिड पार्टिकल्स को इसके अंदर डाल दिए। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, आपने सॉलिड पार्टिकल्स इनके अंदर डाल दिए। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आपने इनके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को डाल दिया। अब जब पानी की अगर हम बात करेंगे तो देखो, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स। अगर हम बोलेंगे कि सोइल क्या मतलब है, आप किसी जगह से सोइल को लेकर आओ, मिट्टी जिसको आप बोलते हैं, उसको एक कंटेनर में डाल दीजिएगा। तो मैं उस मिट्टी के अंदर होता क्या, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। एक तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है इसको बोलते हैं वॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चे? वॉइड्स बोलते हैं। खाली जगह को बोलते हैं वॉइड्स। और ये जो वॉइड्स हैं, जो पानी हम बात कर रहे हैं, तो पानी इस वॉइड से होता हुआ मूव करता है नीचे की तरफ। ये जो रास्ता बना हुआ है इन वॉइड से, तो पानी इन वॉइड से होता हुआ नीचे की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि सोइल के अंदर पानी मूव करता जा रहा है, तो ये इन वॉइड से होता हुआ फ्लो करता हुआ जाता है। क्लियर है यहाँ पे? और नाउ ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पानी सरफेस से, जो सरफेस पे पानी आया है उससे सोइल में एंटर कर गया है, और सरफेस से जब सोइल में एंटर कर गया है तो मूवमेंट जो हुआ है वाटर का थ्रू दीज वॉइड्स, इन वॉइड्स के थ्रू जो पानी का मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस टू द सोइल, इट इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। इसको फिनोमेना को क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन बोल देंगे। तो इनफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है, और वाटर का मूवमेंट कहां से कहां? सरफेस से लेकर सोइल में। और जब पानी सरफेस से सोइल में मूव करता है, जब पानी सरफेस से सोइल में मूव करता है, तो इन वर्ड्स के थ्रू मूव कर रहा होता है, इन वर्ड्स के थ्रू वाटर मूव कर रहा होता है। तो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज द इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। क्लियर है यहाँ पे? अब यहां पर ये जो वर्ड्स होती है ना बच्चे, ये वॉइड्स होती हैं, इन वॉइड्स का साइज जितना बड़ा होगा उतने ही जल्दी से पानी मूव कर जाएगा। इन वॉइड्स का साइज जितना छोटा होगा उतना ही स्लोली पानी मूव करता रहेगा। कॉमन सेंस, ये सिंपल सी बात आपको सबको पता होगा कि अगर हम इन वॉइड्स, खाली जगह की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इन वॉइड्स का साइज छोटा होगा तो बहुत स्लोली पानी मूव करेगा। इनफिल्ट्रेशन फिनोमेना चलेगा बट बहुत स्लो रेट से चलेगा। बट अगर इन वॉइड्स का साइज बड़ा कर दो तो आप देखेंगे कि पानी इजिली फ्लो कर गया। अब ये जो वर्ड का साइज है, ये छोटा और बड़ा कैसे होता है, ये डिपेंड करता है ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज कैसा है। अगर इन पार्टिकल का साइज बड़ा है, इन पार्टिकल के साइज अगर बड़े हैं, तो वेरी इजीली पानी फ्लो कर जाएगा उनमें से, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है एक तरीके से बढ़ जाएगा। अगर यही पार्टिकल का साइज छोटा है तो वर्ड का साइज भी छोटा होगा। अगर वर्ड का साइज छोटा है तो पानी फ्लो करेगा, बट पानी के फ्लो होने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो फ्लो रेट बेसिकली कम हो जाएगा। आप इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन इस तरीके से कर सकते हैं। एक कंटेनर आपने लिया है, उस कंटेनर में आप जो बॉल आते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो हम बॉल लेकर आते हैं, तो कुछ बॉल 10-15 बॉल उस कंटेनर के अंदर डाल दीजिएगा, और फिर जब आप पानी डालेंगे तो ईजिली पानी फ्लो कर जाएगा नीचे की तरफ। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ
कि आप उन बॉल्स की जगह छोटे छोटे पत्थर डालिएगा, छोटे छोटे पत्थर। अब उसी एरिया तक आपको फिल करना है, उसी वॉल्यूम तक आपको फिल करना है। तो अब जब पानी फ्लो कराएंगे तो आपको वो रेट कंपेरेटिवली कम मिलेगा जो पहले के केस में ज़्यादा मिल रहा था। पहले के केस में गिवन टाइम में ज़्यादा पानी फ्लो कर गया था, दूसरे केस में गिवन टाइम में कम पानी फ्लो करेगा। बात समझ आ गई? तो यहां पर होता क्या है, बेसिकली स्पेस मैटर करता है कि स्पेस का साइज बड़ा है, स्पेस का साइज छोटा है, और ये स्पेस डिपेंड करता है बच्चे कि पार्टिकल का साइज छोटा है, पार्टिकल का साइज बड़ा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जब मैं आपको एक्वीफर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से बताऊंगा कि क्या रीजन है, और अगर ये रीजन तो है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं और इसकी वजह से हम एक्वीफर की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर मैं इसको चीजों को रिलेट करूंगा बच्चे, है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेसिकली परमेबिलिटी, कि अगर मीडियम से पानी इजीली फ्लो कर जाए, अगर मीडियम से पानी इजीली फ्लो कर जाए तो मीडियम की परमेबिलिटी अच्छी है। अगर मीडियम से पानी इजीली फ्लो नहीं कर रहा है तो मतलब मीडियम की परमेबिलिटी कम है। तो ये प्रॉपर्टी होती है परमेबिलिटी की। और ये जो परमेबिलिटी है बेसिकली मैंने अभी बताया पानी के फ्लो को ही बता रहा है। अगर इजीली पानी का फ्लो रहा है मतलब वॉइड का साइज बड़ा है, और वॉइड का साइज किस केस में बड़ा होता है, जब पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो इसका मतलब बड़े पार्टिकल वाले अगर बड़े पार्टिकल है सोइल के अंदर तो पानी इजीली फ्लो करेगा, तो उसकी परमेबिलिटी अच्छी है, मतलब ज्यादा है। अगर बड़े पार्टिकल नहीं है सोइल में, छोटे ही पार्टिकल हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो छोटे पार्टिकल होने की वजह से सोइल की परमेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो अभी मैं परमेबिलिटी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे जहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बेसिकली मुझे बताना है इनफिल्ट्रेशन। ये जो इनफिल्ट्रेशन वर्ड होता है इसका मतलब क्या है, इट इज द फिनोमिना और यू कैन से इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस इनटू द सॉइल। सरफेस से जो सॉइल में पानी एंटर करेगा, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। क्लियर है? अब ये पानी सॉइल में एंटर कर चुका है। जब ये पानी सॉइल में एंटर कर चुका है तो अब उसके बाद होता है क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है बच्चे, तो ये जो पानी मूव कर रहा है तो सम अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर मूव टू द ग्राउंड वाटर टेबल। कुछ पानी जो है इनफिल्ट्रेशन का वो ग्राउंड वाटर टेबल तक नीचे चला जाता है। समथिंग नीचे हमारी ग्राउंड वाटर टेबल है, और यू कैन से, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पानी नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, पानी नीचे जाता रहेगा, और नीचे ये इम्परमेबल सरफेस आ गया है। इम्परमेबल सरफेस है, यहां पर आके पानी स्टोर होता रहेगा, इसको हम ग्राउंड वाटर बोल देते हैं। यहां पर पानी स्टोर हो रहा है बेसिकली। तो कुछ अमाउंट का जो पानी है वो नीचे जाता रहेगा, और ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारी नीचे, उसमें जाके स्टोर होता रहेगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें पानी अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करता 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 ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच गया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं परकोलेशन। इसको क्या बोलेंगे, परकोलेशन। तो जितना भी पानी इनफिल्ट्रेट हुआ है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वर्टिकली मूव करता है, ग्रेविटी की वजह से मूव करता है, और नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाता है। इस फिनोमेना को बोलेंगे परकोलेशन। और कुछ अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर, जो कुछ पानी तो नीचे परकोलेट कर गया बच्चे, कुछ पानी जो होता है वो मूव करता है हेड डिफरेंस की वजह से। सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज ड्यू टू दी हेड डिफरेंस। ये जो कुछ पानी जो हेड डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है लेटरल डायरेक्शन में, मतलब इस इंक्लाइन फ्लो करता है। इंक्लाइन फ्लो का मतलब दो कंपोनेंट निकल कर आएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। दो कंपोनेंट यहां पे निकल कर आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो कुछ पानी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट इंक्लाइन फ्लो करता है और स्ट्रीम में जाके मिल जाता है, रिवर में जाके मिल जाता है। ये जो पानी मूव कर रहा है इसको हम बोलते हैं सीपेज। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पर मैंने आपको इनफिल्ट्रेशन के दो कंपोनेंट बताए हैं फर्दर। अगर पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है तो सम अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मीट कर जाता है, इसको परकोलेशन बोलेंगे। एंड सम अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर फ्लोज अंडर द हेड डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है और रिवर में जाके मीट कर जाता है। इस फिनोमेना को बोलेंगे सीपेज। नाउ व्हाट इज दिस हेड डिफरेंस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जितने भी हैवी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम पर फ्रेंड्स, जहां पर भी हमारी डिस्कशन होगी। तो यहां पर इसको बोल देंगे सीपेज, राइट। तो यहां पर आपको सीपेज भी क्लियर हो गया, जिसको अब क्योंकि ये जो सीपेज हो रहा है बेसिकली, अच्छा फिर कुछ पानी जो है वो सरफेस पे फ्लो करेगा, और ये जो पानी सरफेस पे फ्लो कर रहा है माय फ्रेंड, ये जो पानी सरफेस पे फ्लो कर रहा है इसको बोलते हैं रन ऑफ। द फ्लोइंग ऑफ द वाटर इज नोन एज द रन ऑफ। ये इसका दूसरा नाम होता है ड्रेनेज। तो रन ऑफ भी मिलेगा, ड्रेनेज भी मिलेगा। तो पानी फ्लो कर रहा है, दिस इज द रन ऑफ और दिस इज द ड्रेनेज। ये जो पानी फ्लो करेगा ये सरफेस के ऊपर से भी फ्लो करेगा और सरफेस के नीचे से भी, जिसको हमने सीपेज अभी नाम दिया है। तो जो सरफेस के नीचे से फ्लो करता है उसको बोल देते हैं सब सरफेस रन ऑफ, क्योंकि सरफेस के नीचे से फ्लो करेगा। और जो सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है इसको बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। उसको क्या बोल देते हैं, ओवरलैंड फ्लो। तो दोनों रन ऑफ होते हैं। सीपेज भी एक टाइप का रन ऑफ ही है और ऊपर का जो पानी फ्लो कर रहा है ओवरलैंड फ्लो, वो भी एक टाइप का रन ऑफ ही होता है। ये जो पानी फ्लो करके कहां जा रहा होता है, ये जितनी भी रिवर्स हैं उसके अंदर पानी जाएगा।
फ्लो करके रिवर्स में पानी आता है, और रिवर से सारा पानी दोबारा से रिवर सारी सारी कहाँ मीट कर जाती है, ओशंस में मीट कर जाती है। तो बेसिकली हमारी कहानी यहाँ स्टार्ट हुई थी बच्चे, और यहीं पर आके खत्म हुई है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर का साइकिल है, कि ओशंस है, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन जब होगा तो कुछ पानी नीचे ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है, कुछ यहाँ पर रिवर्स वगैरह में लेक्स वगैरह बने हुए हैं, पोन्ड्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है, और कुछ पानी जो डिप्रेशन स्टोरेजेस बने होते हैं, कई जगह आप देखते हैं कुछ डिप्रेशंस बने होते हैं, गड्ढे वगैरह बने होते हैं, वहां पे जाके पानी स्टोर हो जाता है और कुछ पानी मूव करता है, इन्फिल्ट्रेट होता है, बाकी पानी रन ऑफ करता है, और रन ऑफ करके दोबारा रिवर में चला जाता है। तो बेसिकली दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द वाटर। यहाँ पर पानी का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम द ओशन टू द लैंड सरफेस, मूवमेंट हुआ पानी का ओशन से लेकर लैंड सरफेस पे वाया एटमोस्फियर, एंड फ्रॉम लैंड सरफेस टू दी ओशन वाया दिस लैंड, वाया दिस ओवरलैंड सरफेस। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि समझने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहीं से स्टार्ट हुआ हो। स्टार्टिंग में ये हजारों सालों से चलता आ रहा है, और ये हजारों सालों तक चलता रहेगा, काफी टाइम पहले से चलता आ रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि यही फिनोमिना पहले चलाओ, जो स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में ओशंस थे और उसकी वजह से इवेपोरेशन हुआ, कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहले बारिश ही इतनी ज्यादा अमाउंट में हो गई हो कि अपने आप ओशंस वगैरह बन गए हो, उसके बाद ये फिनोमिना चलता गया, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना है। और ये सारे फिनोमिना को चलाने वाला, इस सारे प्रोसेस को चलाने वाला मेजर सोर्स कौन सा है, वो है सन, क्योंकि सन की रेडिएशन से ही पानी इवेपोरेट हो रहा है, और जब इवेपोरेट होगा तो ये सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ पे। इसमें एक फिनोमेना रहता है, ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इनको भी वाटर चाहिए होता है, इनको भी वाटर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस जब ये करते हैं। और ये प्लांट्स जो वाटर की यूटिलाइजेशन करते हैं, ये सोइल में से जो इसकी प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ये रूट्स सोइल में से पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, और बाय कैपिलरी रिएक्शन पानी मूव करता है, और इनकी पत्तियों के ऊपर, लीव्स के ऊपर पानी आता है, फर्दर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो जितना भी पानी का यूटिलाइजेशन करेंगे, वाटर का यूटिलाइजेशन होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इनके सरफेस पे होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये प्रोसेस को बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज द ट्रांसपिरेशन। तो ये सारी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बता भी दी है, इसको मैं फिर से, मैंने लिखा भी हुआ सारी चीज़ों को, मैं आपको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ से एक जनरल आइडिया लगा हमें कि वाटर का किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, और वाटर किस तरीके से हमें मिल रहा है, अलग अलग सोर्सेज हमें वाटर के मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दिस सर्कुलेशन हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो वो सर्कुलेशन मैंने आपको बताया। तो वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन एंड अकरेंस ऑफ द वाटर इन वेरियस सोर्सेज, तो दिस इज द लाइक सर्कुलेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को लिखा गया मैंने, द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ओशन टू द लैंड सरफेस वाया एटमॉस्फेयर, एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लैंड वाया ओवरलैंड इज टर्म्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बेसिकली हमने दो डिवीजन्स की बात करी है फ्रेंड्स, एक एटमॉस्फेरिक डिवीजन, एक सरफेस डिवीजन। दो डिवीजन की हमने यहाँ पे बात करी है। तो इट कंसिस्ट मेनली टू डिवीजन्स, वन इज एटमॉस्फेरिक डिवीजन एंड सेकंड वन इज सरफेस डिवीजन। या पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आप समझ सकते हैं दो डिवीजन के अंदर, एक एटमॉस्फेरिक डिवीजन रहता है, दूसरा आपका सरफेस डिवीजन रहता है। और ये जितने भी डिविजन्स होते हैं सबके अंदर फर्दर तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। Each division consists further three components. First component is transportation of water, second component is temporary storage of water, and third component is change of storage. Each division further consists three components. दो डिवीजन है और हर एक के तीन तीन कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। इस अगर आप एटमॉस्फेरिक डिवीजन की बात करेंगे तो आप इन तीन कंपोनेंट्स की बात करेंगे, अगर आप सरफेस डिवीजन की बात करते हैं तो आप इन तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, और यही तीन कंपोनेंट्स से आपका पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहां से आप समझ सकते हैं कैसे। देखो, अगर मैं बात करता हूं एटमॉस्फेरिक डिवीजन की, इस एटमॉस्फेयर की हमने बात करनी है, तो एटमॉस्फेरिक डिवीजन में ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट क्या है कि पानी का वेपराइजेशन हो रहा है। तो जब पानी का वेपराइजेशन हो रहा है तो ये पानी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन तो हुआ है। तो एटमॉस्फेयर में पानी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर्स हो रहे हैं, और ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, कुछ टाइम के लिए पानी स्टोर हुआ है। और कंडेंसेशन होने का मतलब क्या है, स्टेज चेंज होगी, वेपर से दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। जब ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ तो एटमॉस्फेयर में ये कुछ ही टाइम तक रहेगा,
एक टाइम ऐसा आएगा जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ के बड़ा पार्टिकल बन गया है, अब वो नीचे की तरफ फॉल करेंगी ग्रेविटी की वजह से, तो कुछ ही टाइम के लिए सरफेस में स्टोर थी, वो टेम्परेरी स्टोरेज था, उसके बाद अब ये क्या कर गई है, ग्राउंड में आ गई है, प्रेसिपिटेशन हो गया फिनोमेना। तो बेसिकली ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन में आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, जो अभी मैंने बताया वेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर, फिर कुछ ही टाइम के लिए वहां पर फिर चेंज ऑफ स्टेज होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन फिनोमेना चला, उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज, कुछ ही टाइम के लिए वहां पर पानी स्टोर होगा, उसके बाद वो दोबारा सरफेस पे आ जाता है। और जब ये सरफेस पे आता है माय फ्रेंड, जब ये सरफेस पे आता है तो अब हम बात करते हैं सरफेस डिवीजन की। जैसे ही सरफेस के ऊपर आया तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉम्पोनेंट क्या है, एक तो पानी जो है आप बोल रहे हैं कि सर इनफिल्ट्रेट हो गया, पानी मूव करेगा ना सरफेस के अंदर, ग्राउंड वाटर टेबल तक चला जा रहा है और सीपेज भी हो जा रहा है, पर्कुलेशन भी हो जा रहा है, तो एक फिनोमेना चलेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पानी का मूवमेंट हुआ है, दिस इनफिल्ट्रेशन, पानी सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहेगा, रन ऑफ, ये भी एक फिनोमेना चलता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट रहता है, दिस इज ऑल्सो रन ऑफ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें चेंज ऑफ स्टेज, तो जब ये पानी रन ऑफ कर रहा है या फ्लो कर रहा है यहाँ पर पानी, यहाँ पर आप देखेंगे जब पानी फ्लो करता है तो कुछ पानी इवेपोरेट भी तो होगा ड्यूरिंग द फ्लो, और जब बारिश हो रही थी तो रास्ते में से कुछ पानी इवेपोरेट हो रहा था, तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी होगा, स्टेज भी चेंज हो रही होगी, चेंज ऑफ स्टेज। एंड फर्दर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वाटर, फर्दर क्या है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वाटर, कि यहाँ पर जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, लेक्स वगैरह है, कुछ ही टाइम तक पानी स्टोर होगा, उसके बाद दोबारा से इवेपोरेट हो गया, दोबारा से क्लाउड्स वगैरह फॉर्मेशन होगा, ओशंस में आ गया पानी, कुछ ही टाइम के लिए स्टोर होगा, बाकी दोबारा से फिर इवेपोरेशन होगा, ग्राउंड के अंदर पानी स्टोर हो गया, कुछ ही टाइम के लिए पानी स्टोर होगा, हम पानी को यूटिलाइज कर लेते हैं, या वहाँ से भी कुछ इवेपोरेशन चलता रहता है, अगर वो पानी सरफेस तक पहुँच गया, नहीं तो हम पानी की यूटिलाइजेशन करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ ही टाइम तक ही स्टोरेज रहती है वहाँ पर। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, 2 डिवीजन है, तो पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आप इन 2 डिवीजन में समझ सकते हैं, और हर डिवीजन में 3-3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो 3 कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं सब। ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट में आप बात करते हैं प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, रन ऑफ, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, सीपेज, पर्कुलेशन। टेम्परेरी स्टोरेज में ग्राउंड वाटर स्टोरेज, सोइल मॉइस्चर, स्टोरेज ऑन सरफेस, स्टोरेज इन एटमॉस्फेयर, जो क्लाउड्स वगैरह बने थे, टेम्परेरी स्टोरेज है। फिर चेंज ऑफ स्टेज, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स, फिर गैस से लिक्विड और सॉलिड। अब ऊपर जाके जब ये कंडेंसेशन होता है, जब हम बोलते हैं कि कंडेंसेशन हुआ, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो यहां पर आप देखिएगा ये लिक्विड जो पार्टिकल्स बने हैं ना, यहां पर ये ना सॉलिड पार्टिकल में भी कन्वर्ट हो सकता था। ये डिपेंड करता है कि वहां पे टेम्परेचर कितना कम हुआ है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के अबाउट है तो वही लिक्विड पार्टिकल वहां पे फ्रीज हो जाएंगे, तो सॉलिड पार्टिकल बनेंगे, और जब ये सॉलिड पार्टिकल बनेंगे और यही सॉलिड पार्टिकल जब नीचे की तरफ आती है तब हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो जनरल टर्म में हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन होता है क्या, इसको समझते हैं। पहले इससे 1-2 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, एक लाइन में लिख दी, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एंटायर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इनमें से कौन सा स्टेप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में नहीं है। इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर हम फोटोसिंथेसिस की बात नहीं करते हैं। नाउ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेशन। जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, अब एटमॉस्फेयर से पानी सरफेस पे आ रहा है, एटमॉस्फेयर से पानी सरफेस पे आ रहा है, अब वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में आए, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में आए, वो किसी भी फॉर्म में आए, एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीचेस द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इस फिनोमिना को हम टेक्निकली प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। द मूवमेंट, यू कैन से कि इट इज द प्रोसेस जिसमें हम बात करते हैं कि पानी किसी भी फॉर्म में हमारी अर्थ के सरफेस पे आ जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। सो प्रेसिपिटेशन में देखो क्या लिखा, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट रीचेस द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोला गया, प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं, राइट। अब ये प्रेसिपिटेशन होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए अगर प्रेसिपिटेशन होनी है। कैसे, पहला, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ही नहीं है तो ऊपर जाके कुछ ही नहीं बनेगा। अगर कोई वेपर्स नहीं है एटमॉस्फेयर में, कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, ऊपर क्या बनेगा, कोई लिक्विड ड्रॉपलेट बनेगी, नहीं बनेगी। लिक्विड ड्रॉपलेट तो तभी बन रही थी ना जब कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन होने के लिए वेपर्स तो होने चाहिए। तो पहली फेवरेबल कंडीशन, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सेकेंड पॉइंट, अभी जो वेपर्स है, वेपर्स कंडेंस होंगे, बट कंडेंसेशन होने के लिए कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए। अगर कोई सरफेस अवेलेबल नहीं है तो कोई कंडेंसेशन होता भी नहीं है। तो कंडेंस होने के लिए, वेपर्स को कंडेंस होने के लिए कोई ना कोई सरफेस, कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए होता है उसके ऊपर वो कंडेंस हो सके। तो एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स प्रेजेंट। अब जब एक डस्ट पार्टिकल है उसके ऊपर वेपर आके कंडेंस हो गया, तो वो पार्टिकल जो है वो सेंटर पे है। इसको हम एक टेक्निकल, इसको हम एक नाम दे देते हैं न्यूक्लियाई पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो वो सेंटर पे रहता है। तो यहाँ पर भी जब एक वेपर कंडेंस हो जाता है तो उसके चारों तरफ पानी की ड्रॉपलेट बन जाती है,
तो वो वो पार्टिकल सेंटर पे है, तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया न्यूक्लियाई पार्टिकल, बस एक नाम दे दिया न्यूक्लियाई। तो एयर के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होने चाहिए। न्यूक्लियाई का मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स है और कुछ नहीं है। तो एयर के अंदर वो पार्टिकल्स होने चाहिए ताकि वेपर्स उसके ऊपर कंडेंस हो सके। और कंडेंसेशन तभी होगा जब टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन में होगा, मतलब जब टेम्परेचर लो होगा। अगर टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है तो कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। तो कंडेंसेशन होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो थर्ड जो कंडीशन है कि वेदर कंडीशन मस्ट बी ऑप्टिमम फॉर द कंडेंसेशन। 3 कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, जो प्रोडक्ट ऊपर बना है दैट मस्ट रीच द अर्थ सरफेस। अगर वो अर्थ तक आया ही नहीं है, अर्थ के सरफेस पे अगर आया ही नहीं है तो प्रेसिपिटेशन हुई नहीं। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन को हमने तभी डिफाइन किया ना, एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीच द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऊपर कुछ भी बनाओ वो अभी अर्थ पे नहीं आया है तो हम बोलेंगे कोई प्रेसिपिटेशन भी नहीं हुई है। तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए जो ऊपर प्रोडक्ट बने हैं दैट मस्ट रीच द अर्थ सरफेस, तभी हम बोले। तो ये 4 फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए प्रेसिपिटेशन होने के लिए। बात समझ आ गई? तो प्रेसिपिटेशन के लिए 4 कंडीशंस होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। फॉर प्रेसिपिटेशन सम फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट न्यूक्लियाई, वेदर कंडीशन मस्ट बी ऑप्टिमम, द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट रीच द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर मैंने न्यूक्लियाई के ब्रैकेट में लिखा है मीडियम पार्टिकल डाया लेस देन 0.1 mm। बेसिकली एक पार्टिकल साइज है जो डिफाइन किया गया कि लेस देन 0.1 mm के छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए। याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है, बट 1-2 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन तो आप याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आप सब ने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल रेनफॉल का। वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है आर्टिफिशियल रेनफॉल। आप देखते हैं कई जगह कि यहां पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो है, वेपर्स तो है, वेपर्स की कमी नहीं है, बट रेनफॉल नहीं हो रहा है। अब क्या रीजन है रेनफॉल ना होने का? वेपर्स है। रीजन ये है कि वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे जिसके ऊपर वेपर्स कंडेंस हो सके, या वहां पर टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। अब मान लो कि टेम्परेचर भी फेवरेबल कंडीशन में है, वेपर्स भी है, बट स्टिल रेनफॉल नहीं हो रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं है जिसके ऊपर वेपर्स कंडेंस हो सके। तो इसीलिए हम करते क्या है, इसीलिए हम एयर के अंदर क्लाउड सीडिंग करते हैं, एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स का स्प्रे कर देते हैं। वो जो पार्टिकल्स हम एयर के अंदर स्प्रे करते हैं वो पार्टिकल्स लाइटर होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए ताकि वेपर्स उसके ऊपर कंडेंस हो सके। और हल्के होने का मतलब कि वो एयर में ही एक तरीके से फ्लोट करते रहने चाहिए। जितना हल्का होगा पार्टिकल उतना ही फ्लोट करता रहेगा। तो लाइटर पार्टिकल्स होने चाहिए और वेपर, अब वो ऐसे पार्टिकल्स भी होने चाहिए जो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वो पार्टिकल पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स का स्प्रे करवा देते हैं जिससे कि वो पार्टिकल्स एयर में से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और अगर वेदर कंडीशन फेवरेबल में है, अगर टेम्परेचर कम है तो कंडेंस हो जाएंगे और वहीं पे छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स बनेंगी, फिर वहां पे रेनफॉल हो जाती है। अब क्योंकि हमने एयर में कुछ पार्टिकल्स का स्प्रे किया है, इसको फिनोमेना को बोलते हैं, इसकी वजह से रेनफॉल अगर हम करवाएं इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल। अब जो पार्टिकल्स हम यूज करते हैं यहाँ पर वो पार्टिकल्स होते हैं सिल्वर आयोडाइड के। सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेनफॉल में, आप याद रखिएगा नाम को। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आप थोड़ी सी चीजें लिख लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, ज्यादा नहीं करनी। ये जो आर्टिफिशियल रेनफॉल का मैंने बताया आप थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का प्राइमरी कॉज क्या है, अभी मैंने आपको डिफाइन करके दिया। तो प्राइमरी कॉज क्या है प्रेसिपिटेशन का? राइजिंग एंड कूलिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर इन द एटमॉस्फेयर। राइजिंग एयर ऊपर राइज कर रही है और कूल हो रही है, यही तो फिनोमेना चलता है प्रेसिपिटेशन में। द वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस, रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, दिस इज नॉट द फिनोमेना फॉर द प्रेसिपिटेशन। द प्राइमरी कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन इज दिस, एयर का मूवमेंट होगा अपवर्ड और ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा तो कूलिंग होगी एयर मास की। तो राइजिंग एंड कूलिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर इन द एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द फिनोमेना ऑफ द प्रेसिपिटेशन, और यू कैन से ये प्रोसेस चलता है प्रेसिपिटेशन के लिए। क्लियर है यहाँ पे? अभी जो प्रेसिपिटेशन है, जब हम बोलते हैं कि ऊपर से पानी, ऊपर से जो प्रोडक्ट जो भी बना है वो नीचे सरफेस पे आ रहा है, आप इसको समझना चाहते हो किस फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशंस दिखने को मिलती है। प्रेसिपिटेशन तक जनरल वे में हमने क्या बोला है कि ऊपर से सरफेस से, एटमॉस्फेयर से सरफेस पे पानी किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में आए या लिक्विड फॉर्म में आए, हम उसको बोल देंगे प्रेसिपिटेशन। तो देयर द डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट इज द रेनफॉल। फर्स्ट इज द रेनफॉल कि अगर हमें लिक्विड मिल रहा है, अगर ऊपर से एटमॉस्फेयर से पानी सरफेस पे आता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, तब हम बोलते हैं कि रेनफॉल हुआ है। रेनफॉल जब होगा तो यहां पर लिक्विड ड्रॉपलेट साइज डिफाइन किया गया, द लिक्विड ड्रॉपलेट साइज इन बिटवीन 0.5 to 6 mm। याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेनफॉल को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो लिक्विड ड्रॉपलेट साइज बता रहे हैं कि जब रेनफॉल होती है तो 0.5 mm से बड़े पार्टिकल आते हैं और 6 mm से छोटे पार्टिकल बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट, अब जब रेनफॉल होती है तो हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि पार्टिकल साइज 3 mm गिर रहे हैं या पार्टिकल साइज 5 mm के गिर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं।
जब भी रेनफॉल होती है तो हम यही बोलते हैं कि नाउ लाइट रेनफॉल हो रही है, मॉडरेट रेनफॉल हो रही है या हैवी रेनफॉल हो रही है। तो बेसिकली रेनफॉल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही है। अगर रेनफॉल कम इंटेंसिटी से हो रही है देन वी से लाइट रेनफॉल हो रही है। अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी ज्यादा है तो हम ये बोल देते हैं हैवी रेनफॉल हो रही है। अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी कम है, मतलब बिटवीन है, इन बिटवीन, तो हम बोलते हैं मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। अब ये नया वर्ड आया आपके लिए इंटेंसिटी, तो पहले तो मैं बता देता हूं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज, अगर इंटेंसिटी लेस देन 2.5 mm पर आवर है हम बोलेंगे लाइट रेनफॉल। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल 2.5 से 7.5 mm पर आवर है हम बोलेंगे मॉडरेट रेनफॉल। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर है तो हम क्या बोलेंगे, हैवी रेनफॉल। तब हम क्या बोलेंगे, हैवी रेनफॉल है। तो यहां पर बेसिकली डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है रेनफॉल की। अभी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी की यूनिट देखिएगा क्या लिखा, mm पर आवर। इसका मतलब है गिवन टाइम में कितनी बारिश हुई है, गिवन टाइम में कितनी बारिश हुई है, इंटेंसिटी वहां से बताते हैं। मान लो आप अगर ये बता रहे हैं रेनफॉल को, अगर आप बता रहे हैं तो रेनफॉल को जब हम बताते हैं कि किसी एरिया में बारिश हुई है, रेनफॉल को जब हम बताते हैं बच्चे कि कितनी गिवन एरिया में कितनी बारिश हुई है, तो उसको बताने के दो तरीके हैं। आप उसको डेप्थ की टर्म में भी बता सकते हो, आप उसको वॉल्यूम की टर्म में भी बता सकते हो। मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश हुई है और वो बारिश, आप जितनी भी बारिश हुई है आप उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक जितना भी आपने वॉल्यूम कलेक्ट किया है तो आप बोल सकते हैं कि इतनी वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हुए उस पर्टिकुलर एरिया में, या टोटल एरिया की अगर आप बात करेंगे तो टोटल डेप्थ आपके पास होगी। जैसे एग्जांपल मान लो ये पर्टिकुलर एरिया आपके पास है, इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी बारिश होती जा रही है, इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी बारिश होगी तो आप उस सारे वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे पानी आता रहेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती रहेगी। सारा का सारा पानी जो है वो इसी एरिया में आ गया है, ऑल द वाटर यहाँ पर, सारा का सारा पानी यहीं पर आ गया है। तो ये डी डेप्थ आपको देखने को मिल रही है। डी डेप्थ आपको, डी की वैल्यू लेके चलते हैं, सपोज दैट 1 सेंटीमीटर, मान लो डेप्थ होगी 1 सेंटीमीटर। जितनी भी बारिश हुई है वो आप बोल रहे हैं कि सारा, मान लेते हैं कि सारा का सारा पानी एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट होता गया और यहाँ से कोई पानी का मूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ से कोई पानी मूव करके नहीं जा रहा है। एक तरीके से समझ लेते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितना भी बारिश हुई है, जितनी भी बारिश हुई है, जितनी भी रेनफॉल हुई है, वो सारी की सारी रेनफॉल एक पर्टिकुलर एरिया में हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट करते जा रहे हैं तो एरिया की बात कर लेता हूँ। लेट अस सपोज एरिया इज 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो जैसे जैसे बारिश आती रहेगी, बारिश का मैग्नीट्यूड, बारिश आती जा रही है तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कलेक्ट होता जाएगा, तो उसकी डेप्थ बढ़ती रहेगी। उस गिवन एरिया पे अमाउंट ऑफ वाटर की डेप्थ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे बारिश आती रहेगी, पानी आते रहेगा। तो लेट अस सपोज की बारिश आ चुकी है, खत्म हो गई है, तो अब जो रेनफॉल की डेप्थ आपको मिली है लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर, जस्ट मान के चलते 1 सेंटीमीटर, और एरिया जो आपने कंसीडर किया मान के चलते 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके पास आ गया, यानी कितनी वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हुई है वहां पर। तो आप एरिया इंटू डेप्थ करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डेप्थ। एरिया कितना है 1 किलोमीटर स्क्वायर इंटू डेप्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो 10⁴ मीटर क्यूब, मैंने कन्वर्ट कर दी यूनिट, मीटर क्यूब, 10⁴ मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल मिल जाएगा। तो अब रेनफॉल इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी हुई है, 10⁴ मीटर क्यूब। दूसरा तरीका आपको बताने का, ये आपने वॉल्यूम के टर्म में रेनफॉल को बता दिया है। दूसरा तरीका रेनफॉल को बताने का, आप वॉल्यूम के टर्म में ना बता करके डेप्थ की टर्म में भी बता सकते हैं। किस पर्टिकुलर एरिया में जो रेनफॉल हुई है वो 1 सेंटीमीटर हुई है। नाउ दिस टाइम आप रेनफॉल रिपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। अब रेनफॉल को बताने के दो तरीके हैं, या तो आप डेप्थ की टर्म में बता दो या आप वॉल्यूम की टर्म में रेनफॉल को बता दो। हम प्रेफर करते हैं डेप्थ की टर्म में। रीजन क्या है, क्योंकि डेप्थ की टर्म में जो ये आंसर आता है ये रीडेबल फॉर्म में होता है, हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। अब ये तो एक सिंपल वैल्यू है 10⁴, बट इससे ज्यादा ही वैल्यू मिलती है। इतनी लार्ज वैल्यूज को बार बार बोलना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एज कंपेयर टू दैट हम डायरेक्टली बस ये बोल देते हैं कि इतनी डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुई है। तो जब भी हम रेनफॉल को एक्सप्रेस करते हैं तो हम हमेशा डेप्थ की टर्म में करेंगे, क्योंकि डेप्थ की फॉर्म में उसको वो जो रिजल्ट मिलते हैं वो रीडेबल फॉर्म में होते हैं, उसको इजीली रीड किया जा सकता है। तो जनरली हम डेप्थ की टर्म में रेनफॉल बताते हैं। क्लियर पॉइंट। अब मान लो आप ये 5 घंटे तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, 5 घंटे में जो रेनफॉल हुई है वो 50 mm की हुई है। जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं हमने 5 घंटे में तक ऑब्जर्वेशन किया है, 5 घंटे में जो बारिश हुई है वो 50 mm हुई है। बस 5 घंटे की बारिश है, ये मान के चलते हैं 5 घंटे की बारिश है, 5 घंटे में सिर्फ 50 mm की रेनफॉल हुई है। तो अगर मैं 5 घंटे में 50 mm की रेनफॉल हुई, उसकी इंटेंसिटी अगर मैं जानना चाहूँ तो इंटेंसिटी होती है mm पर आवर। कितनी बारिश हुई 50 mm, कितने टाइम में हुई 5 आवर। तो तो कितना आंसर आएगा इसका 10 mm पर आवर। मतलब किस इंटेंसिटी से बारिश हुई है, 10 mm पर आवर की इंटेंसिटी से बारिश हुई, यानी 10 mm पर आवर की इंटेंसिटी आ गई है। 1 घंटे में 10 mm की बारिश। और अगर इंटेंसिटी बच्चे 7.5 से ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हैवी रेनफॉल।
तो इसका मतलब अगर 5 घंटे में 50 mm की रेनफॉल कहीं पर हो रही है, और यहाँ पर रेनफॉल डेप्थ की टर्म में बताई जा रही है, अगर 5 घंटे में 50 mm की रेनफॉल हुई है, इसका मतलब वो हैवी रेनफॉल हो रही है। तो यहाँ पर जब हम रेनफॉल को बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी बताते हैं कि इंटेंसिटी क्या है रेनफॉल की, तो वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है? तो रेनफॉल कैन बी लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल, ये हम जनरली बताते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पे। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? अच्छा, इस रेनफॉल को मेजर कैसे करते हैं? रेनफॉल को मेजर करने के लिए वी हैव अ डिवाइस, उनको बोलते हैं रेन गेज। रेनफॉल को मेजर अगर करना है तो हमारे पास डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? रेन गेज। जो रेन को मेजर करेगा एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं रेन गेज। अब रेन गेज के और भी नाम होते हैं, आप नोमेनक्लेचर याद रखिएगा। रेन गेज बोल दो, या दूसरा नाम इसका होता है ओम्ब्रोमीटर, इसको हम ओम्ब्रोमीटर भी बोल देते हैं, या दूसरा नाम होता है इसका यूडोमीटर, हम इसको यूडोमीटर भी बोल देते हैं, या इसका एक और नाम होता है प्लूवियोमीटर, हम इसको प्लूवियोमीटर भी बोल देंगे, या एक और नाम होता है इसका यूडोमीटर, यूडोमीटर। तो दीज आर द नोमेनक्लेचर फॉर द रेन गेज। तो समटाइम्स एग्जाम में नोमेनक्लेचर यूज कर लेता है, तो आप डायरेक्टली अगर रेन गेज पढ़ के जाएंगे और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द रेनफॉल, और रेन गेज ऑप्शन में नहीं है बट ओम्ब्रोमीटर ऑप्शन में है, तो आपने नाम अगर सुना होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट? ये सब आप नाम लिख लीजिएगा, जो मैं एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ आप यहाँ पे लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, आप सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ है आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आप डायरेक्टली ग्रुप के अंदर एंटर कर जाएंगे जब आप गूगल फॉर्म शीट को फिल कर देंगे। उसके बाद देखो सेकंड जो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो बच्चे वो है स्नोफॉल। सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो है स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या होती है? स्नोफॉल जब हम बोलते हैं बेसिकली आइस क्रिस्टल्स गिर रहे हैं नीचे सरफेस के ऊपर, इट कंसिस्ट ऑफ आइस क्रिस्टल्स विच कंबाइंस टू फॉर्म द आइस फ्लेक्स। तो कुछ आइस के क्रिस्टल्स बन गए, टेम्परेचर इतना कम था कि लिक्विड पार्टिकल वहीं पे फ्रीज हो गए, और फ्रीज होने के बाद नाउ दिस इज द आइस क्रिस्टल्स, जो कि आपस में कंबाइन होकर आइस फ्लेक्स बना दे रहे हैं, और वही आइस फ्लेक्स आप नीचे गिर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्नोफॉल हो रही है। जो आप हिमालयन रीजन में रहते हैं उनको सब पता ही है कि ज़्यादातर वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो ज़्यादातर स्नोफॉल आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। और जब ये स्नोफॉल होती है ना बच्चे, स्नोफॉल की डेंसिटी बेसिकली वेरी करती है। स्नोफॉल की डेंसिटी वेरी करती है 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चे 0.15 है, दिस इज द 0.15। तो जो स्नोफॉल होता है ना बच्चे, स्नोफॉल की डेंसिटी वेरी करती है। द डेंसिटी ऑफ द स्नोफॉल वेरीज बिटवीन द 0.06 से 0.15 ग्राम पर सीसी। ये इसको करेक्ट लीजिएगा, ये वैल्यूज है। और अगर मैं आपसे लिक्विड की डेंसिटी पूछूं, लिक्विड की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में उसकी कितनी डेंसिटी होती है? पानी की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में 1 ग्राम पर सीसी। पानी की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में 1 ग्राम पर सीसी है, और जब यही स्नोफॉल आती है तो यहाँ पर पानी की डेंसिटी इन द केस ऑफ स्नोफॉल कितनी है? वो वेरी करती है 0.06 से 0.15 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप स्नोफॉल कलेक्ट करते हैं तो आपको जो डेंसिटी मिलती है वो 0.06 से 0.15 ग्राम का ही मिलता है। और अगर उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर लिक्विड वाटर को कलेक्ट करते हैं तो उसका मास आपको 1 ग्राम मिलता है। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहां पर हम स्नोफॉल की एक एवरेज डेंसिटी लेकर चलते हैं 0.1 ग्राम पर सीसी। दिस इज द एवरेज डेंसिटी वी आर कंसीडरिंग 0.1 ग्राम पर सीसी। तो यहां पर हम स्नोफॉल की एवरेज डेंसिटी, तो लिक्विड फॉर्म में पानी की डेंसिटी ये है, स्नोफॉल सॉलिड फॉर्म में पानी की डेंसिटी ये रहती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्नोफॉल की डेंसिटी कम है लिक्विड की फॉर्म से ज्यादा, और कितने गुना कम है? 10 गुना कम है। तो डायरेक्टली समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि स्नोफॉल अगर आप डेंसिटी बता रहे हैं अंदर कंपेयर कर रहे हैं लिक्विड से, तो कितने गुना कम होती है, या लिक्विड की डेंसिटी स्नो के कंपेरेटिवली कितने गुना ज्यादा होती है, तो 10 टाइम्स का डिफरेंस यहाँ पे निकल कर आता है। बात क्लियर होगी आपको। तो सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्नोफॉल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या थी? रेनफॉल। सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्नोफॉल। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्रिजल। थर्ड फॉर्म जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है वो होते हैं ड्रिजल। प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें ड्रिजल, अब ड्रिजल भी हो सकता है वहां पर। ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी, मतलब समटाइम्स हमें लगता है कि बारिश हो ही नहीं है, बारिश नहीं हुई है, बहुत ही कम बारिश हुई है, बहुत ही कम इंटेंसिटी से रेनफॉल हुआ है। अब ड्रिजल को बताने के भी तरीके हैं। यहाँ पर पहले हम ड्रॉपलेट साइज से बात करते हैं कि लिक्विड पार्टिकल की जो ड्रॉपलेट है वो लेस देन 0.5 mm है। सेकंड, जो इंटेंसिटी है वो 1 mm पर आवर से भी कम है। इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर से भी कम है। 1 घंटे में 1 mm से भी कम बारिश हुई है, तब हम बोलते हैं क्या? कि ड्रिजल हुई है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये रहेगी कि सर अभी आपने बताया कि इंटेंसिटी अगर लेस देन 2.5 mm पर आवर है तो रेनफॉल बोलते हैं, लाइट रेनफॉल है, और यहां पर आप बता रहे हैं कि इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर है तो ड्रिजल है, तो हम किसको बताएंगे? मान लो इंटेंसिटी 0.8 mm पर आवर है,
तो हम रेनफॉल बोलेंगे या लाइट रेनफॉल बोलेंगे, ड्रिजल बोलेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पर देखो साथ में पार्टिकल साइज भी तो डिफाइन किया गया है बच्चे, कि अगर पार्टिकल साइज आप देख रहे हैं लेस देन 0.5 है तो आप ड्रिजल बोलेंगे, बट अगर पार्टिकल साइज 0.5 से ज़्यादा है जो रेन के लिए था तो हम लाइट रेनफॉल बोलेंगे। बट प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे कि 1 घंटे में 0.8 mm की बारिश हुई है, तो आप वहाँ पर जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन पे भी फर्दर डिपेंड कर जाता है कि किस तरीके की रेनफॉल हुई है वहाँ पर। लाइक हम उसको ड्रिजल बोले या रेनफॉल, अगर रेनफॉल होगी तो हम बोलेंगे कि समथिंग कुछ ना कुछ रेन हुआ है। जैसे एक पॉइंट भी रहता है जो इंडिया IMD के अकॉर्डिंग रहता है कि अगर किसी दिन बारिश 2.5 mm से ज़्यादा हुई, उस दिन को हम रेनी डे बोल देते हैं। एक पॉइंट रहता है, अगर किसी दिन 24 घंटे में मान लो बारिश 2.5 mm की अगर होती है या उससे ज़्यादा की होती है, उस दिन को क्या बोलते हैं, रेनी डे बोला जाता है। तो वहाँ से आप इंटेंसिटी एक तरीके से बता सकते हैं कि 2.5 mm की रेनफॉल बाय 24 आवर, तो कितना आंसर निकल कर आएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 0.1 समथिंग आंसर निकल कर आएगा, उसको भी एक रेनी डे बोला जाता है उस तरीके से। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली ड्रिजल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये पार्टिकल साइज आपको देगा क्वेश्चन के अंदर, तभी आप दोनों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जब ड्रिजल होता है ना, तो यहाँ पर पार्टिकल के साइज इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे, तो हमें समटाइम्स ऐसा दिखता है कि पार्टिकल्स जो है ना वो एयर में एक तरीके से फ्लोट कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स ये पार्टिकल्स एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। नाउ आफ्टर दैट जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो है ग्लेज या फ्रीजिंग रेन। अब ग्लेज क्या होता है या फ्रीजिंग रेन क्या होती है, ग्लेज या फ्रीजिंग रेन किसको बोलते हैं, ध्यान दो। फ्रीजिंग रेन की अगर हम बात करें या ग्लेज की हम बात करें, तो ऊपर से रेनफॉल हो रही है या ड्रिजल हो, कुछ भी हो सकता है, या तो रेनफॉल हो या ड्रिजल हो। ये जो रेनफॉल और ड्रिजल किसी भी एरिया के कॉन्टैक्ट में अगर आती है और वो जो एरिया है उसका टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस है, एरिया हैविंग द टेम्परेचर इज अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, वो जो एरिया है उसका टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस है अगर है, तो वो तुरंत उस एरिया के कॉन्टैक्ट में आते ही फ्रीज हो जाएगी। जो भी रेनफॉल हो रही है, जो भी रेनफॉल हो रही है, वो रेनफॉल किसी भी एरिया के कॉन्टैक्ट में आई है और उस एरिया का टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस अगर है, तो वो तुरंत उस जगह पे जाके फ्रीज हो जाएगी। इस चीज को बोलते हैं, फ्रीज का मतलब वहीं पे आइस कोटिंग बन जाती है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग रेन। तो ग्लेज या फ्रीजिंग रेन कब बोलते हैं, व्हेन रेन और ड्रिजल कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्राउंड एट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस कोटिंग टर्म्ड एज द ग्लेज और फ्रीजिंग रेन, उसको हम बोलते हैं ग्लेज या फ्रीजिंग रेन। तो वहां पर आप जब देखते हैं तो यहां पर उसको ग्लेज बोल देते हैं, फ्रीजिंग रेन बोल देते हैं। मतलब जिस भी एरिया के कांटेक्ट में बारिश हुई है, मतलब बारिश हुई है और जिस भी एरिया के कांटेक्ट में आई है वहां पर आते ही वो फ्रीज हो गई तुरंत, क्योंकि उसका टेम्परेचर, उस सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री के सेल्सियस के अबाउट था, तो तुरंत वहां पे फ्रीज हो गई है, हम उसको बोलते थे ग्लेज या फ्रीजिंग रेन। उसके बाद नेक्स्ट होती है स्लीट। स्लीट जब होती है, देखो स्लीट होता क्या है, ऊपर से रेनफॉल हो रही है या ड्रिजल हो रहा है, ऊपर से रेनफॉल आ रही है या ड्रिजल आ रही है, और जब ये आ रही है तो रास्ते में एयर का टेम्परेचर कम था, और रास्ते में जब एयर का टेम्परेचर कम था तो ऊपर से जो लिक्विड पार्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि रास्ते में एयर का टेम्परेचर कम था तो वहां पर लिक्विड पार्टिकल्स फ्रीज हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ऊपर से स्नोफॉल नहीं हुई है, ऊपर से तो लिक्विड फॉर्म में ही आ रही थी रेनफॉल, बट रास्ते में एयर का टेम्परेचर कम था तो वहां पर लिक्विड पार्टिकल्स फ्रीज हो गए, तो सम सॉलिड पार्टिकल्स बन गए हैं, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स बने हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स भी सरफेस पे आ रहे हैं और साथ में लिक्विड पार्टिकल्स भी आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 100% लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए हैं सॉलिड पार्टिकल्स में, तो लिक्विड पार्टिकल्स यानी रेनफॉल भी होगी और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी मिलेंगे। इस फिनोमेना को स्लीट बोलेंगे। यानी इट इज द फ्रोजन रेन ड्रॉप विच इज फॉर्म्ड व्हेन रेनफॉल थ्रू एयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। जब ये रेनफॉल एयर से पास कर रही है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर है एयर का, तब हम क्या बोलते हैं, स्लीट फिनोमेना चल रहा है। इट इज द स्लीट फिनोमेना। फिर आता है हेल। हेल जिसको हम जनरली ओले बोलते हैं, आप फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, ओलावृष्टि हो रही है, ओले गिर रहे हैं। तो ये जो हेल होता है ये कब बोलते हैं, जब आइस के क्रिस्टल्स गिरते हैं। बट यहाँ पर साइज डिफाइन किया गया है कि ये जो आइस के क्रिस्टल्स की आप बात करते हैं, तो आइस के क्रिस्टल्स का साइज ग्रेटर देन 8 mm होना चाहिए। अगर यहां पर आइस के लम्प्स गिर रहे हैं और उनका साइज अगर 8 mm से ज्यादा है, तभी हम बोलते हैं हेल हो रहा है। और ये थंडरस्टॉर्म की जब सिचुएशंस होती है ना, तब ये हेल की सिचुएशंस आती है, तब ये हेल्स आते हैं। और जब हेल होती है, जब पार्टिकल्स गिरते हैं ऊपर से, इतने ऊपर से जब पार्टिकल्स गिरते हैं ग्रेटर देन 8 mm साइज, यानी जब हेल होती है, उस केस में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है। जो भी प्रॉपर्टीज है, अब सपोज दैट आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और ऊपर से इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स गिर रहे हैं, तो गाड़ी की क्या हालत होगी। ये एक एग्रीकल्चरल एरिया है, जब ऊपर से हेल इतने पार्टिकल्स गिर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एरिया को पूरी तरह से खराब कर देता है। तो ये हेल्स थंडरस्टॉर्म की सिचुएशंस में जनरली हेल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर
हेल्स की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती है प्रेसिपिटेशन की। अब याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन जब हम बोलते हैं कि ऊपर से पानी सरफेस पे आ रहा है, एटमॉस्फेयर से सरफेस पे आ रहा है, तो एक ही फॉर्म नहीं होती है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर जो कि एटमॉस्फेयर से सरफेस पे आ सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, रेन, फॉग, स्नो, हेल, इसमें से कौन सी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, देन यू विल से आंसर इज फॉग। विच फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज टिपिकली एसोसिएटेड विद सीवियर थंडरस्टॉर्म। इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है। सीवियर थंडरस्टॉर्म, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हेल की बात कर रहे थे। तो डायरेक्टली आप आंसर सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो यहां तक हमने डिस्कशन किया है और यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जो जो मैं बोलता जा रहा हूं तो आप लिखते जाइएगा साथ साथ। कुछ चीजें अगर आपको नई चीजें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर होता है क्या है कि जो बेसिकली मैं सिविल डोमेन से हूँ, तो जो सिविल कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिक तो आप सबके लिए कोई ऐसा, तो मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं बोला है कि जो सिविल वाले ही समझ सके। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि सर कोई पॉइंट नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं वो पॉइंट जो है, वो टॉपिक मैं दोबारा से भी आपको बता दूंगा। बस आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे, तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको दोबारा से कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक करते हैं बच्चे। उसके बाद देखो आगे भी है, कितने टाइप्स की प्रेसिपिटेशन होती है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। तो वो जो है हम एक तरीके से आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है फ्रेंड। तो यहाँ तक जो भी आपका डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो डाउट्स जरूर आते हैं, और जब डाउट्स नहीं आते तो इसका मतलब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए कि थोड़ा पढ़ ले। 3-4 महीने के बाद एग्जाम है, तो पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे, राइट। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू एवरीवन।